डे फर्स्ट जो हमारा पहला दिन था, पहले दिन हमने आपको ओवरव्यू थोड़ा सा दिया अबाउट के लोग यहाँ पे आते हैं तो किस माइंडसेट के साथ आते हैं। उनको लगता है ये लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को सोशल मीडिया पे देख के, उनकी वीडियोस देख के, उनके लाइफस्टाइल को देख के, उनकी जिंदगी को देख के उनको लगता है कि ये एक स्कीम है, अच्छा स्कीम जिसमें इंसान जल्दी अमीर हो सकता है। तो वो अपने इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हम यहाँ पे जल्दी जल्दी अमीर बन जाएंगे उन लोगों की तरह। हकीकत तो किसी को पता नहीं होता, स्पेशली ये जो बाइनरी ट्रेड करने वाले लोग होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले लोग, वो लोग ये सारी चीजें जो है वो रेंटल लेके दिखाते हैं और हमारे माइंडसेट के साथ खेलते हैं। और हम लोग भी लालची लोग हैं। जब भी कोई हमें कोई ऐसी चीज दिखाता है तो हम बहुत जल्दी उनसे अट्रैक्ट होते हैं, हालांकि हमें नहीं होना चाहिए। बहैसियत इंसान और मुसलमान इन चीजों से अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। बहरहाल क्विक रिच स्क्रीम की तरफ लोग ज्यादा जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से कि प्लीज मेहरबानी कीजिएगा, आप सब लोग जो है ना ये जल्दी अमीर बनने के चक्करों में यहाँ ना आइएगा। अगर आपको लगता है कि ये जल्दी अमीर बनने की कोई स्कीम हम आपको दे रहे हैं, तो ऐसा कोई स्कीम हमारे पास नहीं है। हम आपको प्रॉपर एक स्किल्स डिलीवर करेंगे, आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, उसमें बुनियादी गलतियां क्या करते हैं लोग वो सिखाएंगे। ट्रेडिंग इज नॉट अ क्विक रिच गेम, बल्कि ये एक ट्रेडिंग स्किल है जिसे आपको सीखना होगा। अगर आप सीखने के लिए आए हुए हैं तो हम यहीं पे मौजूद हैं, हम आपको बार बार सिखाते रहेंगे। कई लोगों को लगता है कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे लॉसेस किए हैं, तो अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए चलो मैं इस सांप की तरफ जाता हूँ, मेरे लॉसेस जल्दी रिकवर हो जाएंगे क्योंकि ये सांप सिखा देगा कोई अच्छी सी स्कीम या शॉर्टकट जिससे मेरे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जब भी ट्रेडिंग होगी तो ट्रेडिंग के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रेडिंग के कुछ रूल्स हैं, ट्रेडिंग के कुछ स्टाइल हैं। उन स्टाइल में एक स्टाइल ये भी है कि डे ट्रेडिंग भी होती है यहाँ पे। डे ट्रेडिंग के अलावा स्विंग ट्रेडिंग भी होती है और इसके अलावा स्कैल्पिंग भी होती है। तो हम आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे, सिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आप अगर डे ट्रेड करना चाहते हैं क्या होना चाहिए आपके पास, स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं क्या होना चाहिए, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपके पास कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और हम इंशाल्लाह आपको इस सेशन में प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी देंगे। तो उम्मीद है कि आप जो पहले दिन हमने बातें की थी उस पे जो है अमल करेंगे। सेकेंड डे हमने थोड़ा सा आपको जो है ये बताया कि ये मार्केट है क्या, मतलब कि ये फाइनेंशियल मार्केट या मालियाती मार्केट है क्या। हमने आपको इसका तारुफ करवाया। तो मालियाती मार्केट को अंडरस्टैंड कर ले सबसे पहले। जैसे देखें दुनिया के हर कारोबार की एक मंडी होती है, इसी तरह ये जो मालियाती मार्केट है इसकी भी एक मंडी है। और इस मालियाती मार्केट में आप क्या करते हैं, आप ट्रेड करते हैं। किन चीजों को ट्रेड करते हैं, आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं स्टॉक को। स्टॉक किसे कहते हैं, स्टॉक या शेयर, किसी कंपनी की शेयर को खरीदना या उसकी हिस्स को खरीदना। जैसे यूबीएल में आप जाके उसके किसी शेयर को खरीदते हैं तो आप यूबीएल में कुछ हिस्सेदार बन जाते हैं कुछ शेयर्स के। इसी तरह अगर पेप्सी का करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो किसी भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर किसी कंपनी का शेयर खरीदना तो खरीद सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट हमेशा दो तरह की होती है, एक नेशनल स्टॉक होती है और एक इंटरनेशनल स्टॉक होती है। तो अगर पीएसएक्स में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप अपना अकाउंट खोलते हैं, 3-4 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको, अकाउंट आपका खुल जाएगा। बल्कि आजकल के ट्रेड और मुख्तलिफ एप्स ऐसे आए हुए हैं जहाँ पे वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जहाँ पे आप इजीली अपने आप को रजिस्टर करके स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं इजीली उस ऐप के जरिए। तो आप जब भी किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं कुछ हिस्से के। तो स्टॉक मार्केट को आप ट्रेड कर सकते हैं इस मालियाती मार्केट में। इसके बाद आप फॉरेक्स को ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स का मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी करेंसीज हैं मुख्तलिफ ममालिक की, ठीक है, एक मुल्क की करेंसी दूसरी मुल्क की करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड करना, बहुत सिंपल सा तारुफ है इसका। तो हमने फॉरेक्स के हवाले से बात की, जैसे लाइक यूरो यूएसडी की आपको एग्जांपल दी थी कि यूरो को फर्ज करें आप खरीदना चाहते हैं अगेंस्ट द डॉलर, तो आप क्या करेंगे, यूरो को खरीदेंगे और डॉलर को बेचेंगे। या फर्ज करें अगर आप यूरो को बेचना चाहते हैं तो यूरो के अगेंस्ट ये बेच सकते हैं। तो एक मुल्क की करेंसी के अगेंस्ट दूसरी मुल्क की करेंसी को ट्रेड करना, हम इसको फॉरेक्स कहते हैं। फिर हमने बात की थी कि यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी को भी ट्रेड कर सकते हैं।
क्रिप्टो करेंसी के हवाले से शफीक साहब आपको आगाही देता रहता है। उसके चैनल पे भी जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप लोग वहां पे ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड कर सकते हैं। एक दोस्त कह रहा है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर प्लीज आप अपने उसको चेक कर लीजिएगा, इंटरनेट को स्क्रीन मेरी तरफ से शो हो रही है, बिल्कुल क्लियर हो रही है। अगर नहीं हो रही तो बाकी दोस्त भी बताएं। जी स्क्रीन नजर आ रही है बाकी दोस्तों को? जी बिल्कुल हो रही है, एक दोस्त कह रहा है, एक और भी कह रहा है। कहते 3 गवाहियां आ गई, तो इसका मतलब ये है कि स्क्रीन हमारी शो हो रही है। तो हमने क्रिप्टो करेंसी की बात की। शफीक साहब आपको जो है गाही बागाही आगाही देता रहता है। क्रिप्टो करेंसी 2009 में एक सतोशी नाकामोटो नामी एक शख्स था, जिसने एक टेक्नोलॉजी जो डेवलप की जिसका नाम था ब्लॉकचेन। और उसने उस वक्त में इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है एक पहली प्रोडक्ट डेवलप की जिसको करेंसी कहा। और उसने कहा ये आने वाले वक्त में डिजिटल करेंसी होगी। और इस वक्त दुनिया में इस पे बहुत ही ज्यादा बहस मुबाहिसा चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी इसके लिए एक इदारा बनाया गया है, पीवारा के नाम से, PVARA, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेशन अथॉरिटी के नाम से, जिसके एक मिनिस्टर भी हैं बिलाल बिन साकिब। वो इस पे वर्किंग कर रहे हैं इसके रेगुलेशंस के हवाले से। उसमें एक बहुत बड़ी टीम है, कुछ लोग हमारे दोस्त भी हैं करीबी, जिनको हम क्लोजली जानते हैं, हफ्ता महीने में एक दफा मुलाकात होती है उनसे। तो अभी पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से काम हो रहा है कि इसकी रेगुलेशन भी बन सके। इसके अलावा दुनिया में ग्लोबली भी इस पे काम हो रहा है। और फॉरेक्स एक ऐसी चीज है जिस पे ऑलरेडी काम हो चुका है, उसके रेगुलेशंस मौजूद हैं। स्टॉक मार्केट के भी रेगुलेशंस पहले से मौजूद हैं। अब इसके अलावा आप इस मार्केट में कमोडिटी को भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप कमोडिटी को ट्रेड करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं उसमें ट्रेड करने के। एक, पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है जिसको PMEX कहा जाता है, पाकिस्तान मर्चेंडाइज एक्सचेंज के नाम से एक इदारा है, वहां पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और कई लोग जो हैं वो ऑफशोर मुख्तलिफ जो हैं वो प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो पुराने हैं, ब्रोकर्स जिनको कहा जाता है, उसमें भी कई लोग ट्रेड करते हैं। जैसे कि कई लोग XM में ट्रेड करते हैं, कई लोग XNS में करते हैं, कई लोग IC मार्केट में करते हैं, मुख्तलिफ लोग हैं ट्रेड करते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने अकाउंट अपने XM में बनाए हुए हैं, तो मुख्तलिफ जगहों पे लोग ट्रेड करते हैं। तो कमोडिटी को भी आप ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, इवन करेंसी को भी वहां पे ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा इंडेक्सेस को लोग ट्रेड करते हैं। इसमें इंडेक्सेस या इंडेक्स मुख्तलिफ कंपनियों का मजमुआ होता है और उसमें लोग ट्रेड करते हैं। तो ये वो एसेट्स है जहां पे लोग ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। अगर ये सारी चीजों को आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली एक एक प्लेटफॉर्म पे जाके अकाउंट बनाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको यूज करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इसके लिए हम लोग जो है वो MT5 का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आप इन सारे इंस्ट्रूमेंट को एक ही जगह पे इजीली आसानी के साथ ट्रेड कर पाते हैं। MT5 को आसानी के साथ ट्रेड कर पाते हैं। आज सेशन के आखिर में मैं अपने होस्ट साहब जो हसीब साहब हमारे साथ हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, एक ID बताऊंगा। अगर वो मुझे उस पे जो है वो बना सका होस्ट आखिर में, अभी जिस पे ID भी बनाया इस पे नहीं हो सकता, दूसरी ID उनको मैं बताऊंगा वहां पे, अगर मुझे वो होस्ट बना सका तो मैं मोबाइल स्क्रीन शेयर करके बाकायदा प्रॉपर आपको वहां पे गाइड करूंगा कि MT5 को यूज कैसे करना है, इस्तेमाल पूरा समझाऊंगा। तो MT5 क्या है? एक टर्मिनल है जहां पे लोग ट्रेडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से बात की और उसकी मुख्तलिफ तफसीलात आपको दी है। अब तक की जितनी गुफ्तगू मेरी हुई, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आई है तो थोड़ा सा एक दफ़ा जवाब दीजिएगा चैट में, ताकि मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा। सबसे आखिर में आप सबको जो है सवाल जवाब का मौका दिया जाएगा। वो लोग जिन्होंने आज अकाउंट बनाए हैं या डिपॉजिट किए हैं वो स्पेशली कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही अहम है। और वो लोग जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमारे साथ कनेक्ट रहें। देखिए हम क्या करेंगे, अभी हम सेशन कर रहे हैं, ये सेशन हम हर हफ्ते करेंगे नए लोगों के लिए। आप चाहें तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप नए लोगों को मौका दिया करें इस तरह के सेशन में। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो मैं दिन में कोई टाइम डिसाइड करके, अगर आप लोग जो है 30 40 50 लोग रोजाना जो है उस सेशन में आते हैं, मैं बैठ के मार्केट में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और साथ में ट्रेड भी करवाया करूंगा, अगर आप लोगों के पास डिपॉजिट हो तो। ठीक है, तो हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। बहरहाल कई लोगों ने कहा कि बिल्कुल समझ आ गई है। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट के ओवरव्यू के बाद हमने बात की थी कि इस मार्केट की कुछ कुछ खास जुबान है जिसको हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी। इस मार्केट की अपनी एक जुबान है।
उस जुबान को समझना बहुत जरूरी है। तो हमने बात की थी लॉट साइज की, और लॉट के बाद हमने बात की थी पिप की। और मेरे साथ बहुत सारे दोस्त मौजूद थे। मैं समझना चाह रहा हूँ कि कितने दोस्त मौजूद थे उस सेशन में जिसमें हमने लॉट साइज और पिप की बात की और उसकी कैलकुलेशन को डिस्कस किया हुआ था। उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। मैं जरा आप लोगों का टेस्ट लेना चाह रहा हूँ कि उस दिन जो लॉट साइज और पिप की बात मैंने की थी, आप सब लोग मुझे जो है ना उसके हवाले से जवाब दे। सबसे पहले लॉट किसे कहते हैं, चैट में बताएं। लॉट के हवाले से LOT, लॉट। लॉट साइज क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन भी मैंने करके दिया था। लॉट साइज, लॉट साइज किसे कहते हैं? चुप नहीं लगनी चाहिए। ट्रेड वॉल्यूम। हमारे सामने कोई दोस्त जो है ना, इनको मैं क्लास में नहीं था उस दिन। चलो आपने तो जान छुड़ा ली कि आप नहीं थे। बहुत सारे दोस्त थे, मुझे पता है कौन कौन से दोस्त यहाँ पे मौजूद थे क्लास में। 0.01 तो एक लॉट साइज हो गया ना। लॉट का मतलब क्या है? ट्रेड वॉल्यूम को कहते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ द ट्रेड को कहते हैं। सर में भी नहीं था। मार्जिन को कहते हैं, एक दोस्त कह रहा है। लॉट साइज का यही मतलब है कि हम कितना खरीद रहे हैं, ट्रेड वॉल्यूम कितना यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, जिन्होंने जवाब दिया ट्रेड वॉल्यूम का वो ठीक है। हमारे सामने किसी भी पेयर की एक प्राइस चल रही होती है। अभी आप स्क्रीन पे देखें, आपके सामने स्क्रीन में एक प्राइस चल रही है गोल्ड की। अब ये प्राइस जो चल रही है, अगर मैं लॉट साइज इसमें जो है यहाँ पे यूज करूँ, ठीक है, तो लॉट साइज जो भी यूज करूंगा, अगर फर्स्ट करें मैंने लॉट साइज हमारे तरफ, लॉट साइज एक है 1 स्टैंडर्ड पूरा। अगर मैंने पूरा 1 स्टैंडर्ड ले लिया, 1 स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि मैंने पूरा $1,00,000 की यहाँ पे खरीदारी की। पूरे इस प्राइस को मैंने खरीदा, ठीक है, इस पूरे प्राइस को मैंने खरीदा। तो जब पूरे प्राइस को मैंने खरीदा या बेचा, तो इसका मतलब ये है कि मैंने $1,00,000 के करीब जो है खरीदारी कर ली। अगर मैं 0.10 की करता हूँ, तो इसका मतलब ये है मैंने $10,000 की कर ली। अगर मैं 0.01 की करता हूँ, तो इसका मतलब ये है मैंने $1,000 की कर दी। तो ये लॉट साइज बेसिकली ट्रेडिंग वॉल्यूम है। फिर हमने बात की थी पिप के हवाले से। उम्मीद है आपको याद भी होगा, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि पिप कैसे कहते हैं। पिप प्राइस की छोटी यूनिट को कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्राइस इज कॉल्ड पिप। ठीक है, हमें क्या करना होगा? सबसे पहले प्राइस कई ऐसे होते हैं जो कि इशारिये के बाद 2 हिस्से होते हैं, कई ऐसे होते हैं 3 होते हैं, कई ऐसे होते हैं 4 होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो 5 होते हैं। तो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे करेंगे कि सबसे पहले फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, इशारिये के बाद जो आखिरी हिस्सा है उसको काउंट करेंगे। वो हमारे पास पॉइंट होते हैं, तो हम 10 पॉइंट को इक्वल मानेंगे 1 पिप की। जब भी मार्केट में प्राइस के अंदर चेंजेस आएगी 10 पॉइंट की, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास प्राइस की चेंजेस में से 1 पिप की चेंजेस आ गई है। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी चीज की प्राइस, जैसे गोल्ड की मिसाल में दे रहा था कि इस वक्त हमारे पास प्राइस चल रही है 40.19, ठीक है, 40.19 इशारिया 50। अब ये प्राइस अगर 40.19 से बढ़ते बढ़ते 40.21 इशारिया 50 तक चली गई, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 200 पॉइंट की इसके अंदर चेंजेस आई। 200 पॉइंट का मतलब ये होगा कि हमारे पास 20 पिप की टोटल जो है वो चेंजेस आ गई। यहां तक समझ आ गई? पिप के हवाले से जो कॉन्सेप्ट था क्लियर हो चुका होगा। जल्दी जल्दी साथ साथ जवाब दीजिएगा। पिप के हवाले से जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका होगा। एक दोस्त कह रहे हैं एक दफा फिर रिपीट कर ले। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे साथ में दिखाता भी हूँ। जो प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बड़ा करके स्क्रीन पे दिखाता भी हूँ आपको। एक और से स्क्रीनिंग की तरफ देखिएगा। अभी आपके सामने ये देखिए एक प्राइस चल रही है 4018.08, ठीक है। तो ये इशारिये के बाद जो हिस्से हैं ये हमारे पास क्या है, पॉइंट कन्वर्ट होंगे पिप के अंदर, ठीक है।
अब क्या है, 77 पे चला गया, 67 पे चला गया, ये तो गौर से देखिएगा, 86 पे चला गया, गौर से देखिएगा, ये जो ही चेंज हुआ यहाँ पे डॉलर के अंदर चेंजेस आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास पॉइंट, ये है हमारे पास पिप, ये है हमारे पास कन्वर्जन इन डॉलर। ये एक मैंने आपको दिखा दिया है अबाउट गोल्ड। अब मैंने जो बात कॉन्सेप्ट समझाई कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी भी प्राइस को पॉइंट के अंदर काउंट करना होगा, पॉइंट को कन्वर्ट करना होगा इन पिप, और इस तरीके से जो है हमारे लिए आसानी होगी किसी भी चीज की पिप की कैलकुलेशन निकालना। तो 10 पॉइंट इक्वल है 1 पिप के। 40 19.50 से अगर प्राइस 40 21.50 तक जाती है तो टोटल पॉइंट की कन्वर्जन हुई प्राइस के अंदर 200 पॉइंट, मतलब 200 पॉइंट पॉइंट के अंदर चेंजेस आई। 200 पॉइंट के चेंजेस का मतलब ये है कि 20 पिप मार्केट के अंदर टोटल प्राइस की चेंजेस आ गई है। अब प्राइस के हवाले से यूरो, यूरो जेपीवाई देखें। अब यूरो जेपीवाई को मैं निकाल कर दिखाता हूँ। एक दोस्त कह रहे यूरो जेपीवाई को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें ना, जो सबसे पहला काम करना होता है, उसकी प्राइस को समझना होता है ना, इशारिये के बाद क्या उसकी प्राइस चल रही है। ये देखिए हमारे पास क्या प्राइस चल रही है, 1.184.95। तो ये हमारे पास पॉइंट है और ये हमारे पास पिप है, बहुत सिंपल। गोल्ड की तरह इशारिये के बाद दो भी फिगर ये भी है। अगर आप यूरो यूएसडी का कहते थे तो हो सकता है नए लोगों के लिए कंफ्यूजन बन जाती है, क्योंकि वहां पे जो है प्राइस थोड़ी सी चेंज है, वो 1 पॉइंट समथिंग होती है, और वो 4 हिस्से भी कहीं ब्रोकर में होते हैं, कहीं पे 5 भी होते हैं। आपको पांचवा हिस्सा इग्नोर करना होता है और छोटे से शुरू करना होता है। ये है हमारे पास पॉइंट, ये है पिप, सिंपल कैलकुलेशन। ये पॉइंट है, ये पिप है। अब 23 से अगर 33 पे जाता है तो इट मीन 10 पॉइंट का चेंज आया। 10 पॉइंट का मतलब ये है कि एक पिप की चेंजेस आई, सिंपल सी। जिनके प्राइस ऐसे होते हैं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता ना सर, ऐसा कोई प्राइस है ही नहीं जो आपने लिखा हुआ है अपनी तरफ से। पहले मार्केट की रिसर्च किया करो, देखा करो कि क्या कोई ऐसी प्राइस है। हसन खान साहब, अगर है तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी प्राइस ऐसी है। ये जो आपने ऊपर लिखा है 0.0004 729, वो तो है ही नहीं। हाँ, 0.0058 है। अगर वो 0 पॉइंट भी नहीं है, 1.0058 समथिंग है। इशारिये के बाद ये 4 हिस्से होंगे या 5 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए दी है, बट एग्जाम्पल देख के दिया करें, आप मार्केट की रिसर्च किया करें, बताया करें उस हिसाब से। बहरहाल क्रिप्टो में होता है, क्रिप्टो की कैलकुलेशन इज समथिंग एल्स, उसकी में कैलकुलेशन दूसरे तरीके से होती है। वो डॉलर के अंदर होती है। $100 बराबर होता है एक पिप का। $100, $100 की प्राइस की चेंजेस वो इक्वल होती है 1 पिप की। बीटीसी के अंदर देख लें, इथीरियम के अंदर देख लें, ठीक है। छोटे कॉइन के अंदर देखेंगे तो वहां पे जो है वो सेपरेट होती है फिर। तो क्रिप्टो चूंकि हम यहाँ पे ट्रेड, समझाऊंगा मैं क्यों नहीं करता मैं। तो बहरहाल अब आते हैं पिप की हिसाब से हमें अपना प्रॉफिट निकालना। 0.01 लॉट साइज फर्ज करें मैंने यूज किया, और मार्केट ने ट्वेंटी पिप टोटल मूव दी मार्केट ने, तो मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, $2 का। अब अगर इस हिसाब से 0.10 जो है वो मार्केट में मैंने लॉट साइज यूज किया, ट्रेड उठाई, और 20 पिप मार्केट के अंदर जो है वो टोटल प्राइस के अंदर चेंजेस आई, प्राइस ऊपर गया या नीचे आया, या मेरे ट्रेड के हक में गई या मेरे खिलाफ गई, तो मुझे $20 का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। इसको अंडरस्टैंड कर लो, जितना लॉट साइज आपका बढ़ता जाएगा उतना आपका रिस्क और जो है वो उसका रिटर्न वो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से चलना होगा। आज का हमारा टॉपिक भी है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, उसको कैसे हम यूज करेंगे उस पर डिस्कशन भी करेंगे हम। अगर मैं पूरा 1 स्टैंडर्ड यूज करता हूँ लॉट साइज, तो मुझे 1 स्टैंडर्ड के हिसाब से 20 पिप के चेंजेस के साथ मुझे टोटल $200 प्रॉफिट या लॉस होगा। अब पिप, पिप के अलावा जो है उस लॉट साइज के हिसाब से आपको पिप की चेंजेस में क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है इसकी समझ आ चुकी होगी। सेम कैलकुलेशन में 0.02 के साथ भी करके समझाता हूँ। अगर फर्ज करें मैं 0.02 जो है लॉट साइज यूज करता हूँ, ठीक है,
जो कि यूज करना भी चाहिए। एक अच्छा लॉट साइज है 0.02 या 0.03, इससे ज्यादा नहीं। तो हमें क्या करना होगा, 20 पिप की चेंजेस के साथ जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कितना होगा, $4। अगर मैं 0.20 यूज करता हूं तो मुझे क्या होगा, $40। और अगर इसी तरीके से मैं 2 स्टैंडर्ड यूज करता हूं तो मुझे क्या होगा, $400। उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। ये मैंने जो है रफली आपको सिर्फ एक आइडिया दिया, तो लॉट साइज जो है इसमें बहुत एहतियात करें। देखिए रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। फर्ज करें एक दोस्त है, उसके पास अकाउंट में टोटल डिपॉजिट ही $100 है, टोटल डिपॉजिट $100, तो उसको कितना लॉट साइज यूज करना चाहिए, ये एक बहुत अहम सवाल है। तो 0.01 या मैक्सिमम जो यूज करना चाहिए 0.02, इससे ज्यादा लॉट साइज उसे यूज नहीं करना चाहिए। एक टाइम पे एक ट्रेड ओपन करनी चाहिए 0.01 या 0.02, इससे ज्यादा ट्रेड उसे ओपन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसका बड़ा सिंपल फार्मूला है मेरा, और वो फार्मूला कुछ यूं है कि मैं जितना भी डिपॉजिट अमाउंट है उसको डिवाइड करता हूँ, मैं साथ कैलकुलेटर भी निकालता हूँ। ये मेरे पास कैलकुलेटर यहाँ पे भी होगा, मैं यहाँ पे भी दिखा दूँ कैलकुलेटर। एक सेकंड, कैलकुलेटर में यहाँ से निकालता हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन पे ही नजर आ सके। कैलकुलेटर कहाँ पे है, ये रहा कैलकुलेटर, स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा आपको, अभी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा फार्मूला ये है, अब ये अमाउंट है डिवाइड बाई 10,000 करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल आया, 0.01। अब 0.01 का मतलब क्या है, क्योंकि ये $100 कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है ट्रेडिंग के लिए, लेकिन 0.01 100% रिस्क है इस ट्रेड में। अब चूंकि इससे काउंट ट्रेड लगती नहीं है तो इसीलिए हम सजेस्ट भी नहीं कर सकते। वैसे तो ट्रेडिंग के लिए अगर अच्छा डिपॉजिट होता है वो $1,000 होता है। अब अगर फर्ज करिए $1,000 मेरे पास डिपॉजिट है, मैं डिवाइड बाई करता हूँ 10,000, दोबारा दिखाता हूँ 10,000, तो हमारे पास क्या आ गया, 0.10। अगर मैं 0.10 की लॉट साइज ओपन करता हूं और गोल्ड की जो प्राइस है वो $100 मेरे खिलाफ जाती है, तो मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। ये बात समझो। तो इसका मतलब ये हुआ कि $1,000 में 0.10 का लॉट साइज यूज करना एक रिस्की है। तो इसीलिए अब मुझे क्या करना होगा, इसका मिनिमम रिस्क लेना होगा, कम से कम 30% रिस्क। तो मैं 100 पे डिवाइड करने के बाद इसका 30% निकाल लूंगा, तो ये बनता है 0.03। तो $1,000 पे 0.03 की लॉट साइज यूज करनी चाहिए। ठीक है, अब जिनके पास $50 है, $30 है, $100 है, वो तो उनकी अपनी मर्जी। इससे इंसान सिर्फ सीख सकता है ट्रेड, तो पैसे नहीं कमा सकता बहुत ज्यादा। कमाने के लिए आपके पास डिपॉजिट होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे डिपॉजिट के साथ अगर आप कमा चाहते हैं कि आप कमाएं तो अच्छा डिपॉजिट करें। शुरू में सीखने के लिए ठीक है, 100-50 इससे कर लो, लेकिन कमाने के लिए वो लोग जो कहते हैं कि मैं कमाऊं, तो इस मार्केट में कमाने के लिए आपके पास तो 500,000 का डिपॉजिट होगा, तो आप अच्छा कमाएंगे इंशाल्लाह। मैं उसकी वो क्लब बनाऊंगा जिनके पास इतना डिपॉजिट होगा। ठीक है, और इतने डिपॉजिट के लिए जो है उनको प्रॉपर खुद ट्रेड भी करवाऊंगा, आप लोगों के लिए भी करवाऊंगा जो 50-100 है उनको भी। मैं लाइव सेशन का मैकेनिज्म बना रहा हूँ, आप लोगों का सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा 5 दिन का, तो मैं आपके साथ दिन में लाइव बेटा करूंगा और लाइव आप लोगों को मार्केट से ट्रेड करवाया करूंगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी करवाता भी हूँ, मेरी कम्युनिटी में जो है वो ट्रेड होते हैं। बल्कि शफीक साहब की कम्युनिटी में पिछले हफ्ते मैंने ट्रेड करवाया, टोटल हमने जो ट्रेड करवाया $1,910 का टोटल, सॉरी 1910 पिप का टोटल जो है हमने वो करवाया ट्रेड। अब 1910 पिप का क्या मतलब है, अगर 1910 पिप अगर कोई हमारे साथ ट्रेड करता, चलो मुझे बताओ, और 1910 पिप में से वो 1500 पिप को भी पकड़ता, सिर्फ 1500 पिप, तो कितना प्रॉफिट उसे होता, 0.01 लॉट साइज के हिसाब से उसे $150 का प्रॉफिट हो जाता आराम से। लेकिन शर्त यह है कि वो हमें अंडरस्टैंड करे, हमारे साथ काम करे मिल के। ठीक है, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी तरह आपके साथ लाइव बैठ के करवाया करूंगा, लेकिन आप लोगों की उसमें मोहब्बत चाहिए होगी, आप लोगों का टाइम चाहिए होगा, आप लोगों की अटेंशन चाहिए होगी। अगर आप लोग अटेंशन देते हैं, मोहब्बत देते हैं, अपना जो है वो अटेंशन देते हैं, हमें शो होता है कि हाँ आप लोग जो है कर रहे हैं, तो मिलके करेंगे। यूट्यूब के ऊपर भी बैठ के आप लोगों के साथ लाइव ट्रेड करेंगे। ठीक है, नहीं तो हम ग्रुप में भी ट्रेड करवाया करेंगे,
तो चलो 12 लॉट साइज और उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस की भी समझ आपको आ गई। और मैंने आपको एक फार्मूला भी दिया। यहाँ पे एक दोस्त ने सवाल किया है कि $10,000 पे क्या जो है हमारा लॉट साइज होना चाहिए। तो देखिए 10,000 को डिवाइड बाई 10,000 कर दो पहले, सबसे पहले। अब आपके पास जो लॉट साइज निकलेगा ये 100% रिस्क हुआ। इसको डिवाइड कर दो 100 पे और इसका मतलब 30% आपको निकालना है। जल्दी 30% कर दो, आपके पास आ जाएगा। और ये लॉट साइज आपको मैक्सिमम यूज करनी चाहिए, 0.3 मैक्सिमम। जी इंशाल्लाह, जो लोग भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सबको हम साथ लेकर चलेंगे। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आप लोग कमाएं। अच्छा, अगला टॉपिक हमारा था उस दिन लेवरेज के हवाले से, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं रिपीट करूंगा, तो मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ सारी बातें। लेवरेज के हवाले से, लेवरेज का क्या मतलब है? मतलब ये है कि मेरे पास $100 का डिपॉजिट है और $100 से अब मैं बड़ा ट्रेड तो नहीं लगा सकता। ठीक है, $100 के डिपॉजिट के ऊपर मैंने अगर फर्ज करें 100 की लेवरेज रखी हो, तो मुझे जो है इसके हिसाब से अकाउंट पे टोटल तकरीबन इसका कर ले 100 × 100 कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर पे कर लेते हैं चलो, यहीं पे, ताकि आप लोगों को भी नजर आए। सिर्फ समझाने के लिए कैलकुलेट करता हूँ, नहीं तो मुझे पता है। ठीक है, इतने अमाउंट की आप ट्रेड लगा सकते हैं। ये कितनी है? 10,000 की। अगर आपके पास डिपॉजिट 1,000 है और आपने लेवरेज 100 सेलेक्ट की हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आप पूरा जो है, ये देखें, 1,000 × 100, तो आप पूरे $1,00,000 की जो है वो ट्रेड लगा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो है यहाँ पे ट्रेड जब भी करते हैं, तो आपको छोटे वॉल्यूम के साथ ज्यादा ट्रेड करने की इजाजत लेवरेज की वजह से मिलती है। और लेवरेज 100 से ज्यादा सेलेक्ट भी नहीं करनी चाहिए। 1:100 इज इनफ, इससे ज्यादा ना करो। इससे ज्यादा करोगे तो रिस्क बढ़ेगा, आप लोगों का मार्जिन जो है आप लोगों के पास कम होता जाएगा। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस की जो पिछले दिनों हमने जो है सेशन में, 2 दिन सेशन में किया था। अब आज का दिन हम अपने सेशन की तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं आप लोग, तो हम अपने सेशन की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ना चाहते हैं आप लोग? तो मैं चाहता हूँ कि बढ़े या ना बढ़े, बताओ आप लोग। स्ट्रेटेजी भी आपको बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। स्ट्रेटेजी लास्ट डे पे, आखिरी दिन। स्ट्रेटेजी हम आपको आखिरी दिन, अब आखिरी दिन का सुन के यहाँ से भाग ना जाना, आखिर तक रहना तब, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हम क्या ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं। ये सारा कुछ आपको समझ आसानी के साथ आ जाएगा। मुझे पता है ये जो टेक्निकल बातें होती है, इसमें इंसान को नींद भी बहुत अच्छी तरह आती है। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ नींद भी आई हुई है। ठीक है, अपनी नींदों को उड़ाओ। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारे पास सबसे पहला और अहम टॉपिक है। अब हम बढ़ते हैं कैंडल्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम कैंडल बनना सीखेंगे, समझेंगे कोई एक कैंडल बनती कैसे है, ये अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 1 मिनट में। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें हम जिन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें है सबसे पहले कैंडल की ओपनिंग। अपने पास लिखते जाओ, कैंडल की ओपनिंग, कैंडल की क्लोजिंग, कैंडल हाई कितनी गई और लो कितनी आई। अच्छी तरह नजर आ रहा होगा अभी चार्ट पे? कोई एक सिंगल कैंडल, बड़ा बड़ा कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। बेहतर नजर आ रहा है? हाँ, ये रिकॉर्डिंग जो है शफीक साहब अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, वहां से मिल जाएगी आपको। जी, एक कैंडल, सबसे पहले याद रखना बुलिश कैंडल मतलब वो कैंडल जो ग्रीन है। वैसे ये कलर अपनी मर्जी से आप चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो बाय डिफॉल्ट होता है वो ग्रीन होता है। तो कोई भी कैंडल जो नीचे ओपन हो और ऊपर जाके क्लोजिंग दे, जैसे अभी आखिरी कैंडल हमारे पास ये ग्रीन सी बनी, ये यहाँ पे ओपन हुई जहां पे मैंने सर्कल रखा हुआ है, और यहाँ से चलते चलते यहाँ आके ओपन हुई। तो हर वो कैंडल जो नीचे से ओपन हो और ऊपर जाके क्लोजिंग दे, हम उसको बुलिश कैंडल कहेंगे। कौन सी कैंडल कहेंगे? बुलिश कैंडल। जैसे नेक्स्ट कैंडल भी नीचे ओपन हुई
अभी तक ऊपर चल रही है, कहाँ पे क्लोजिंग देगी ये कोई पता नहीं है। कई दफा क्या होता है, हम लोग न्यू ट्रेडर, स्पेशली न्यू भी, जब कैंडल बन रही है और हम देख रहे होते हैं कि ये कैंडल तो बुलिश बन रही है, तो हम उसमें बुलिश एंट्री जो है फौरन लेते हैं। बुलिश लेते हैं तो कई दफा बुलिश एंट्री, बुलिश कैंडल बनते बनते ही एकदम बेरिश हो जाती है। अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देखेंगे भी, गौर से देखना। तो हर वो कैंडल जो नीचे ओपन हो, ऊपर जाके क्लोजिंग दे, उसको हम बुलिश कहेंगे। अब देखो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, नीचे आना शुरू हुई। ये कई दफा ऐसे होता है कि कैंडल बुलिश बनते बनते बेरिश हो जाती है, बेरिश बनते बनते बुलिश हो जाती है। तो किसी एक कैंडल के बेस पे कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती, ना ट्रेड की जाती है, ना ट्रेड ली जाती है। ट्रेड लेने के अपने कॉन्सेप्ट है जो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखिए वो बुलिश कैंडल जो बन रही थी, वो क्या हो गई, बेरिश, सॉरी, वो बुलिश हो गई, बुलिश से फिर बेरिश हो गई, और 30 सेकंड उसमें गुजर चुके, 26 रह गए। तो ये कैंडल कभी रेड बनती है, फौरन रेड बनते बनते ये ग्रीन हो जाती है। तो हमें एक कैंडल के बेस पे कभी ट्रेड नहीं करनी होती, ठीक है। अब ये कैंडल ग्रीन क्यों बनती है या रेड क्यों बनती है, ये एक अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब बड़ा आसान है। आप लोगों ने ये सवाल किया नहीं, आपके जहनों में आएगा भी नहीं, लेकिन मैं आपको पहले से दे देता हूं ताकि कल कोई आपके ऊपर सवाल करे भी तो आपके पास इसका जवाब मौजूद हो। देखिए वो कैंडल ग्रीन बनते बनते रेड बन गई, आखिरी कैंडल गौर से देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल को भी गौर से देखना, साथ में हम 3-4 कैंडल देखेंगे और कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, इसको अपने जहन नशीन कर लो। ये जो कैंडल बनी, एक ग्रीन या रेड कोई भी बनी, तो बेसिकली इस वक्त में दो लोग ट्रेड कर रहे हैं, एक बायर और एक सेलर। तो बायर और सेलर के ऑर्डर में से जब बायर्स के ऑर्डर ज्यादा हो जाते हैं तो कैंडल जो है वो ग्रीन बन जाती है, और जब सेलर के ऑर्डर ज्यादा हो जाते हैं तो कैंडल क्या बन जाती है, रेड बन जाती है, बाइंग सेलिंग की वजह से, ड्यू टू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज समथिंग एल्स, आप कह सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट कुछ यूं है कि ये सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है। अगर बायर ज्यादा हुए तो कैंडल जो है बुलिश क्लोज हो जाएगी, अगर सेलर ज्यादा हुए तो कैंडल जो है वो सेल क्लोज हो जाएगी, इतनी सी बात है। और कई दफा जो वॉल्यूम की आप बात कर रहे हैं, जो रियल वॉल्यूम है, उसमें से कई वॉल्यूम हमें नजर आ रहा होता है कि ये जो कैंडल है बाय बन चुकी होती है, नीचे वॉल्यूम जो है उसके साथ रेड बन चुका होता है। फिर उसके साथ क्या करेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न्स का भी बताएंगे इस कोर्स में, डोंट वरी लियाकत साहब। आप सबसे पहले बेसिक को समझो, कैंडल स्टिक बनना देखो। अच्छा, तो हमने बात की कि बुलिश कैंडल कौन सी होती है, तो बेरिश कौन सी होगी, जो ऊपर जाके ओपन हो और नीचे जाके क्लोजिंग दे। बेरिश कैंडल कौन सी होगी, जो ऊपर जाके ओपन हो और नीचे जाके क्लोजिंग दे। जैसे ये लास्ट यहाँ पे पीछे देखे रेड कैंडल, ये यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग दी। अभी गौर से देखते हैं ये कैंडल हमारे पास कैसे होती है। ये देखें, ये ऊपर ओपन हुई, नीचे आ रही है। अब अगर इसने नीचे आके क्लोजिंग दी तो आपको, चूंकि ये रेड कैंडल भी बनते हुए आप देख लेंगे, समझ आ जाएगी। तो बुलिश कैंडल वो होती है जो कि नीचे ओपन हो, ऊपर जाके क्लोजिंग दे, और बेरिश कैंडल वो होती है जो ऊपर ओपन हो और नीचे जाके क्लोजिंग दे। देखिए आपके सामने कैंडल ऊपर ओपन हुई, नीचे जाके क्लोजिंग दे दी है उसने। यहां तक समझ आई है? सब जवाब दें मुझे जल्दी से, जितने भी लोग हैं बैठे हुए हैं। एक सवाल आया हुआ है, इस सवाल का जवाब है मैं आगे दूंगा जल के। साथ साहब आपको मैं जवाब दूंगा। बुलिश और बेरिश का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब इसमें एक और चीज है, ये प्राइस देखिए, कई कैंडल ऐसे होंगे जिनमें इस तरह की एक लकीर होगी, लकीर ऐसे सीधी लकीर जो ऊपर की तरफ भी होगी नीचे की तरफ, इसको विक कहा जाता है। और ये जो दरमियान में एक हिस्सा है इसको बॉडी कहा जाता है। ये जो मोटा सा हिस्सा है इसको बॉडी कहा जाता है, और ये लकीर सी जो होती है, लकीर सी, ये वाली लकीर, इस लकीर को विक कहा जाता है। तो ये किस चीज को शो कर रहा होता है कि कैंडल यहां ओपन हुई, यहां से यहां तक हाई चली गई, और हाई के बाद यहां आके उसने क्लोजिंग दी। तो विक्स हमेशा हाई एंड लो को मार्क करती है। देखिए क्या होता है, कई दफा हम अलिफ बा ता सा पढ़ रहे होते हैं, एक बंदा आता है, वो कहता है सर हमें ये बताओ जी से क्या बनता है। या हम अलिफ ए बी सी पढ़ रहे होते हैं, ए बी सी पढ़, आखिरी बंदा कहीं पे घर पे उसने सुना होता है कि जेड भी होता है,
तो वो आके सवाल करते हैं सर जेड क्या होता है। तो मेरे भाइयों, जो टॉपिक चल रही होती है उसी टॉपिक के अंदर रहते हुए क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा। हम आपको फंडामेंटल भी समझाएंगे, इस पूरे सेशन में समझाएंगे। आपने यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस देखी है जो स्केटेड है, जो जो कि प्रॉपर कोर्स नहीं है, एबीसी की तरह नहीं पढ़ाया गया समझाया गया है। जब एबीसी की तरह नहीं पढ़ाया गया नहीं समझाया गया तो क्या है, आप सवाल इधर उधर के करते हैं। तो हम आपको यहाँ पे पूरा एक कोर्स ए से शुरू करते हैं जेड तक लेके जाएंगे। इसीलिए आप हमारे साथ क्या रहें, ए में रहें जब हम ए में हो, बी में रहें जब हम बी में हो, और बी में ही सवाल करें कि सर बी से बॉल क्यों होता है, करें सवाल। तो हम आपको जवाब देंगे सर बी से सिर्फ बॉल नहीं होता, बी से जो है बेड भी होती है। मेरी बात को माइंड तो नहीं कर गए आप? हाँ। मेरा कहीं ये मतलब नहीं होता कि मैं आपको जो है वो डिसाइड करूं सिर्फ समझाने के लिए कि अभी टॉपिक चल रहा है कैंडल स्टिक का ओपन होना, क्लोज होना, हाई एंड लो, और कैंडल बनना इसलिए समझाता हूं क्योंकि नया ट्रेडर हमेशा सबसे बड़ी गलती करता है, सिंगल कैंडल के बनने के ऊपर ट्रेड करता है। एक सिंगल ट्रेड, अब एक कैंडल बन रही होती है बुलिश, बनते 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 ये एकदम से बेरिश आपके सामने हुई कि नहीं हुई? आपको मैंने दिखाया अभी सबको। अभी दिखाया आपको कि एक बुलिश कैंडल बनते बनते बेरिश हो गई, एक बेरिश कैंडल बनते बनते क्या हो गई, बुलिश हुई। फन होगा क्यों नहीं, मैं लतीफे भी सुनाऊंगा दो चार आपको आखिर में, अभी नहीं, ताकि मजीद बोर करूं आपको। जब बिल्कुल बोर हो जाए फिर लतीफा सुना दूंगा। अच्छा लतीफा, इससे एक याद आया, सुना दूं पहले बताओ? अगर मुझे कम से कम 30 लोगों का जवाब आया कि हाँ सुना दे, फिर मैं सुनाता हूँ। मजे का है आप सबके लिए। क्या पता उस लतीफे में भी आपको ही रोस्ट करूं। चले, ऐसे था कि दो वो थे ना, जहाज टोन वाले लोग ना, आपस में, दो टोन, वो जो जहाज उड़ाने वाले लोग होते हैं, पता होगा आप लोगों को। कहीं जहाज तो नहीं उड़ाया आप लोगों ने? या उड़ाने वाले कोई नहीं है यहाँ पे तो? वो दोनों आपस में जो है बहस कर रहे थे, ये कहते हैं, मैं बड़ा ही होशियार बंदा हूँ, अगला कहता है मैं तुझसे भी ज्यादा होशियार हूँ। दोनों की बहस चल रही थी। इस बहस में कहते चलो ऐसा है कि मैं तभी तुम्हें होशियार मानूंगा जब तुम मुझे मेरे 3 सवालों का जवाब दोगे। तो अगले ने कहा चल ठोक सवाल, मैं दूंगा जवाब। तो हुआ कुछ यूं कि एक ने सवाल किया, एक सवाल कर रहे दूसरा जवाब देने वाला है ना। तो जो सवाल करने वाला बना था वो कहते अगर तुमने मुझे ये बताया ना कि मेरे सर के ऊपर जो टोकरी है इसमें क्या है, कसम खुदा की ये अंडे तुम्हारे। मुझे पता है समझ नहीं आई किसी को। कोई ट्रेड ओपन नहीं है मेरी यार। ये जो दूसरा था जिसने जवाब देना था वो काफी देर सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, काफी देर सोचने के बाद यार ऐसा कर तू दूसरा सवाल कर, मैं दोनों का एक साथ ही जवाब देता हूँ। वो कहते चल तूने अगर मुझे ये बताया है ना कि ये अंडे कितने हैं, कसम खुदा की 1 दर्जन अंडे तुम्हारे। वो फिर सोचने लगा, काफी देर सोचने के बाद ना कहता यार तुम तीसरा भी करो सवाल। तीसरे सवाल पे वो कहते अगर तुमने ये बताया किस जानवर का है, वो कसम खुदा की मुर्गी भी तुम्हारी। वो काफी देर सोचता रहा और जवाब नहीं दे सका। तो आप में से ऐसे कोई तो नहीं है तो जहाज उड़ाने वाले जो कि कहानी सुनने के बाद भी जो है उनको समझ नहीं आ रही भी? तो चलो, कैंडल हमने बहुत सारे देखे और उसमें सिंगल कैंडल के बेस पे हमने कोई ट्रेड नहीं लेनी, ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो सब जवाब दें। ये देखिए, बुलिश कैंडल बनते बनते बेरिश होते हुए हमने देखा, बेरिश को बुलिश बनते हुए देखा। इसीलिए एक कैंडल के बेस पे कभी एंट्री नहीं लेनी होती। एंट्री लेने के अपने तरीके होते हैं, अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। तो सबसे पहले ठीक है।
अब हमने ये देख लिया कि कैंडल बनती कैसे है, उसकी ओपनिंग कौन सी है, उसकी क्लोजिंग कौन सी है, बुलिश कैसे कहते हैं और बेरिश कैसे कहते हैं, ठीक है। अब कैंडल के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हम क्या करेंगे मार्केट में। जब भी ट्रेड करेंगे तो हम दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए ट्रेड करेंगे। ये अब टेक्निकल टॉपिक है जो कि हमारा आज का सबसे अहम टॉपिक है। हम ट्रेड करेंगे सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे समझो। सपोर्ट किसे कहते हैं? सपोर्ट उस एरिया को कहते हैं जहां से प्राइस एटलीस्ट दो दफा रिजेक्ट होके ऊपर की तरफ चली गई हो। सपोर्ट उसे कहते हैं जहां से प्राइस नीचे आते आते किसी एक एरिया से एक दफा ऊपर गई हो, एक दफा फिर वहां से आई हो, दोबारा वहां से रिजेक्ट होके ऊपर गई हो, तो हम ऐसे एरिया को क्या कहेंगे? सपोर्ट। क्या कहेंगे? सपोर्ट। जवाब दीजिए। ट्रेड फिर तीसरी दफा ऐसे नहीं लेनी होती अंधाधुंध। ट्रेड लेने के लिए भी हमें प्राइस एक्शन को समझना होगा, जो कि कल के दिन हमारा टॉपिक है। प्राइस एक्शन के कैंडल्स कौन कौन सी कैंडल्स हैं? प्राइस एक्शन का मतलब ये है कि उस वक्त वो कैंडल बन रही होती है, उसकी उसकी बिहेवियर क्या है, उसमें से कौन से ऐसे कैंडल है जिनकी बेस पे हमें ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। अब सपोर्ट की समझ आ गई, तो इसी तरह इसको अपोजिट कर लो। रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां से प्राइस एटलीस्ट कम से कम दो दफा रिजेक्ट होके नीचे वापस आ गई हो। रेजिस्टेंस की समझ आ गई? बिल्कुल। सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस को अगर आप लोग कमांड हासिल किया आप लोगों ने सिर्फ सपोर्ट पे और सिर्फ रेजिस्टेंस पे, तो आप अपनी ट्रेड को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। एक सवाल है कि क्या हम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे ट्रेडर को जिन्होंने सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है ना मास्टर किया हुआ है और उसकी बेस पे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट किसे कहते हैं? चलो लिख के बताओ मुझे, चैट में लिख के बताओ। इसी तरह जो रिपीट का सवाल कर रहे हैं उनका भी, जिनको समझ आ गई होगी आपकी वजह से, जो है उस दोस्त को भी समझ आ जाएगी बेहतर और मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों में से कितने दोस्तों को मेरी बात समझ आ रही है। सपोर्ट किसको कहते हैं? जहां से प्राइस दो दफा रिजेक्ट होके ऊपर जा चुकी हो। और रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? चलो रेजिस्टेंस के हवाले से लिखें। रेजिस्टेंस हम उसको कहेंगे, चलो लिख के बताओ। कोई एक पॉइंट जहां से प्राइस दो दफा रिजेक्ट होके नीचे आई हो, बस ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब सबसे पहले हम आज जो है ना, अभी अभी के लिए हम क्या करेंगे? अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लैपटॉप पे समझाता हूँ कैसे निकालना है, और फिर उसके बाद मैं आपको उस पे भी समझाता हूँ कि कैसे करना है मोबाइल पे भी, अगर हमारा होस्ट हमारे साथ हुआ तो। देखो गौर से, ये जो एरिया हमें नजर आ रहा है इस वक्त, ये गौर से देखो, एक दफा ऊपर गई, यहाँ पे प्राइस दूसरी दफा गई, यहाँ पे तीसरी दफा, यहाँ पे चौथी दफा। तो इस एरिया को हम अपना सपोर्ट मानेंगे। ये हमारे पास एक सपोर्ट की शक्ल इसने इख्तियार की। ये मैं छोटे टाइम फ्रेम में समझा रहा हूँ, आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में भी अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि मैं बड़े टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे खुद समझा भी दूंगा। कोई एक एरिया ऐसा जहां से प्राइस एटलीस्ट दो दफा, देखिए ये एक दफा रिजेक्ट होके गई, ये दूसरी दफा रिजेक्ट होके गई, और ये तीसरी दफा भी वहां से रिजेक्ट होके गई। अब जो सवाल था कि कैसे एंट्री लेंगे वो भी समझाता हूँ, लेकिन अब ये जो सपोर्ट है, हम इसके अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस को देखें तो देखें ये एरिया है जहां से मार्केट तीन दफा रिजेक्ट होके भी आई। ये देखें एक दफा रिजेक्ट होके आई, दूसरी दफा और तीसरी दफा भी इसके आसपास से
रिजेक्ट होके नीचे आई। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर दूं, कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो, थोड़ा बहुत होता है, इसको अक्सर लिक्विडिटी कहते हैं। ये मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक बेहतरीन मिसाल आपको दे दी हो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आई है या नहीं आई? ऊपर ऊपर से तो नहीं गुजरा? सपोर्ट कैसे निकालना होता है और रेजिस्टेंस, ये मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। अब बड़े टाइम फ्रेम में हम क्या करेंगे हमेशा, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है सॉरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम H1 का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। कौन सा टाइम फ्रेम? या M30 का, या H1 या M30, या 30 मिनट, और या जो है 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। एंट्री जब लेंगे तो वो हम 1 मिनट या 5 मिनट के ऊपर लेंगे। 1 मिनट और 5 मिनट में हम देखेंगे प्राइस एक्शन और एनालिसिस, जहां से हमने ट्रेड लेनी है वो देखिए पहले क्या करना होगा, चार्ट पे हमें एनालिसिस करनी होगी, अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया निकालना होगा, कहां से हमें ट्रेड बाय की लेनी है, कहां से हमें सेल की लेनी है, पहले वो निकालना होगा। ठीक है, तो वो हम करेंगे। टाइम फ्रेम कौन सा यूज करेंगे? 1 आवर या 30 मिनट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 आवर के ऊपर जाते हैं। चार्ट को ऐसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप लोग, जिसकी बेस पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना आपके लिए आसान होगा। अब देखते हैं गौर से, ये प्राइस गिर रही है, ये यहां से एक दफा रिजेक्ट हुई, ठीक है, यहां से एक दफा रिजेक्ट हुई, ये फिर प्राइस वहां से नीचे आई उसी एरिया में, दोबारा रिजेक्ट हुई, तीसरी दफा प्राइस आई रिजेक्ट हुई। इसका मतलब ये है ये एरिया हमारे पास जो है एक सपोर्ट है। हम क्या करेंगे, इस एरिया को ऐसे अपने पास मार्क कर लेंगे। विक के साथ भी कर सकते हैं, विक के बगैर भी कर सकते हैं। ये सपोर्ट हमने मार्क किया। अब क्या करना है, रेजिस्टेंस को देखना है हमें इस मार्केट में। तो ये देखिए यहां से प्राइस यहां तक ऊपर आई, एक दफा नीचे गिरी, दोबारा ऊपर आई, दूसरी दफा नीचे गिरी, तो हमारे पास ये एरिया क्या बन गया, ये हमारी एक रेजिस्टेंस बन गई। ये अब हमने क्या किया, अपने लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस वाले एरिया को रेड कर देना है, सपोर्ट वाले एरिया को ग्रीन छोड़ देना है। हमें ट्रेड जब लेनी होगी तो अब अगर हमें बाय करना होगा तो यहां से करना होगा, सेल करना होगा तो यहां से करना होगा। ये दो एरिया हमारे POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है, जहां से हम बाय या सेल करेंगे। अगर आप बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाओगे तो आप कंफ्यूज होंगे। इसीलिए करंट मार्केट में रनिंग जो नियरेस्ट आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बस आप उसको मार्क किया करो। बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालोगे तो उसमें से आप एंट्री नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो सबसे अच्छा और बेहतर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तरीका है वो यही है कि दो दफा जहां से प्राइस रिजेक्ट हुई हो, बस एक उसको मार्क कर लो, जहां से दो दफा प्राइस जो है ऊपर से नीचे की तरफ आई हो उसको मार्क कर लो। सिंपल हल है, दो दफा एटलीस्ट। बहुत ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना निकालो। H1 पे ये मैंने आपके सामने निकाल दिया, मैंने कह दिया या H1 पे निकालो और या M30 पे निकालो, बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस H1 और M30 पे निकाल लो, पहला काम है आपका। अब एंट्री जब हम लेंगे वो 1 मिनट या 5 मिनट के हिसाब से लेंगे, और एंट्री कल हम डिस्कस करेंगे कि किसके बेस पे लेनी चाहिए। कल के लिए हम प्राइस एक्शन की कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझेंगे कि किसकी बेस पे लेनी चाहिए। ये बिल्कुल ओके है, काफी है, इनफ है हमारे पास। मैं कोई इतना दूर तो नहीं गया हूं, ये हमारे पास देखें आज की क्या डेट है, 29, और मैंने जो मार्क किए कहां से मार्क किए, 26, 3 दिन के पीछे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया, बस इतना काफी होता है। करंट प्राइस में रहते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना इज इनफ। यस, अब हमारे पास हमारा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकला है। अब हमें क्या करना होगा, मार्केट में वेट करना होगा इस एरिया का या इस एरिया का, जहां से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब दो तरीके हैं, आप चाहें तो इस कैंडल स्टिक को की बिल्कुल टॉप को मार्क करें, आप चाहें तो
मेरी तरह बॉडी को भी करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा चलो आप लोग कैंडल स्टिक की बिल्कुल विक को भी मार्क कर लिया करें। ठीक है, आपके लिए शुरू में इजी होगा, स्टार्ट में इजी होगा। जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी बेहतर मजीद फर्दर आप बॉडी को सिर्फ करेंगे। क्योंकि मैंने इसको क्यों किया, मैं खुद बजाते खुद जिस पैट चार्ट को लाइक करता हूं वो है लाइन चार्ट। जब भी मैं निकालता हूँ लाइन चार्ट पे निकालता हूँ। आप लोग खुद शुरू में यूज करें कौन सा, कैंडल स्टिक, आपके लिए सबसे इजी होता है। क्योंकि हमारे पास फंड बड़ा होता है तो हम जो लाइन चार्ट के हिसाब से करते हैं, हमें पता होता है क्या करना है। ठीक है, तो बेटर है कि आप जो है कैंडल स्टिक को यूज करें। तो विक को टॉप पे मार्क किया करें, ये आपके लिए इजी होगा। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने की। और फिर कल हम के दिन इंशाल्लाह, कल के दिन अभी हम मैंने आप लोगों को माइक देना है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने बातें करनी होगी मुझसे, तो हम उन सवालात को टैकल करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज हमने पढ़ लिया। कल के दिन हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बाय या सेल की ट्रेड किसकी बेस पे लेंगे, मैं एटलीस्ट कम से कम 3 कैंडल स्टिक पैटर्न समझाऊंगा आपको। और उन तीनों को प्रैक्टिकल जो है हम देखेंगे भी मार्केट में, और फिर जब फ्यूचर में लाइव ट्रेड करेंगे उन्हीं के बेस के ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो कैंडल स्टिक का मैंने समझा दिया। कल के दिन हम जो है मार्केट स्ट्रक्चर को भी समझेंगे साथ में, फिर कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है और मार्केट स्ट्रक्चर में क्या करना चाहिए। एक दोस्त ने लिखा सर $20 से स्टार्ट ले सकते हैं, आजकल $20 से 5 दोस्त खाना भी नहीं खा सकते। ट्रेडिंग करनी है, पैसा कमाना है, एक अच्छे फंड के साथ स्टार्ट लो, यही रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, तो बहरहाल अभी ऐसा करेंगे कि अभी हसीब साहब चेक करता हूँ मैं, हम इस हसीब साहब अगर हमारे साथ मौजूद है तो चैट में मैसेज करें हसीब, मैं बल्कि पर्सनल में भी, या मुझे मैसेज करें। अभी हम मोबाइल इसका फोन का इस्तेमाल करेंगे। नहीं यार क्या करते हो, मैं तो गपशप लगाता हूँ, आपको रोस्ट नहीं करता, ऐसे ना करो। हसीब हमारे पास मौजूद है, चलो हसीब नहीं है, वैसे भी तो मैं होस्ट हूँ, मैं अपनी दूसरी आईडी को बना सकता हूँ खुद ही। अ, हम आते हैं यहाँ पे, मेंबर्स को चेक करते हैं, मेंबर में से किसी और को होस्ट बनाना है मीटिंग। हसीब आप मुझे एक आईडी बताता हूँ, टीम EX के नाम से आईडी शो होगी, उसको होस्ट बना सकते हैं तो बना ले प्लीज, और मुझे रिमूव कर दो। एड एज अ को होस्ट, अच्छा चलो वो हो गया ये को होस्ट मेरे पास। अच्छा मेरा आपको नजर आ रहा होगा, अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, प्रेजेंटिंग समथिंग एल्स, इसको स्टॉप करता हूँ, बल्कि स्क्रीन को ही स्टॉप कर देता हूँ। जी जी प्लीज, बस हमारे पास आगे नमाज का टाइम भी है, तो हम जो है सेशन को थोड़ी देर तक क्लोज भी करेंगे। अभी मैं जो है अपने दूसरे स्क्रीन की तरफ बढ़ूंगा, अभी आपको मोबाइल फोन पे MT5 का इस्तेमाल जो है सिखाऊंगा, ताकि आपके लिए इस्तेमाल करना इजी हो। सबसे पहले मैं अपना मोबाइल कनेक्ट करूं उस सिस्टम के साथ, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूं उसको। बस ये होने वाला है, बोर ना हो। ये सबसे अहम है, बहुत बड़ा सवाल बार बार मेरे सामने आ रहा है, सर हम कैसे इस्तेमाल करें मोबाइल को, MT5 को कैसे कनेक्ट करें, ये बार बार कुछ एरर भी कुछ दोस्तों को आ रहा है। तो ये वो है चीज़ जो है ना, मैं आज आपको क्लियर करके देता हूँ। बस ये PC के साथ कनेक्ट हो रहा है, 10 सेकंड में ये कनेक्ट हो जाएगा। आज आपको MT5 का यूज करना सिखाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो MT5 का इस्तेमाल।
कनेक्ट हो रहा है। मोबाइल कनेक्ट हो गया, बस अकाउंट वॉच इट stop। ये बस मिरर हो रहा है, सिर्फ ये कनेक्ट हो। वी नीड परमिशन टू डिस्प्ले। अलाउ, अलाउ। मैंने परमिशन दे दिया है। ये मोबाइल मेरा कनेक्ट हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ स्क्रीन शेयर करने पे। ये रहा मेरा इंटायर स्क्रीन, दिस वन स्क्रीन। क्योंकि स्क्रीन ज्यादा है तो फिर कंफ्यूजन होती है। कोई स्क्रीन शेयरिंग शुरू हो गई आप लोगों के पास? चैट में बताओ साथ में, कोई स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हुई? नहीं। इसमें आपको कोई एक मोबाइल सा नजर आ रहा है? सब करें, मैं इसका डिस्प्ले भी चेंज कर लूँ। हाँ, अब नजर आ रहा है आप लोगों को एक मोबाइल? चले, माशाल्लाह से नजर आ रहा है तो ये अच्छी बात है। अब MT5 को कनेक्ट करते हुए सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं वो ये करते हैं, जब आप आते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं अगर VPN कनेक्ट करूंगा ना तो वो हो जाएगा, ये स्क्रीन मोबाइल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैनेज अकाउंट पे आते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप ब्रोकर को जब सर्च करते हैं ना, कोई भी ब्रोकर आप सर्च करते हैं, जैसे एक्सएम ग्लोबल लिखते हैं, ठीक है? तो एक्सएम ग्लोबल को लिखने के बाद जो है, आप लोग जब इसे सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे ब्रोकर आपके सामने नजर आ जाता है। ब्रोकर को आने के बाद, ब्रोकर को क्लिक करने के बाद आप लोग एक गलती करते हैं और वो है सर्वर का। जब आप अपने एक्सएम आईडी में चेक करते हैं तो आपको इस तरह की एक सर्वर भी शो होता है, ठीक है? इस तरह के सर्वर, एक्सएम ग्लोबल MT5 10 MT5 फला फला फला। तो अकाउंट लॉगिन करते वक्त उस स्पेसिफिक MT5 को सेलेक्ट किया करो। जब आप उसको सेलेक्ट करोगे तो उसको सेलेक्ट करने के बाद जो है आपके लिए इजी होगा क्या, अपना अकाउंट कनेक्ट करना हो। ये जो ऑथराइजेशन फील्ड का ऑप्शन आता है बार बार, ये नहीं आएगा। किसी को ये पता है ये जो कलर है? चलें, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं MT5 को यूज करना। ये सामने आपके सामने कोने में जहां पे मैंने क्लिक किया, ये कोने में यहाँ पे, इसको कहते हैं कोड्स। कोड्स का मतलब क्या है कि मुख्तलिफ पेयर यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ पेयर ऐड करता हूँ, जैसे यूरो USD। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, प्लस पे क्लिक किया, ये ऐड हो गया, ठीक है? ये आपके सामने ऐड हो गया। आप जब खोलेंगे बहुत सारे आपके सामने होंगे, ठीक है? अब अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ, ऐसे डिलीट पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, डिलीट पे दोबारा इस पे क्लिक करूंगा और डिलीट कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो कई लोग कहते हैं सर हमारे पास गोल्ड नजर नहीं आ रहा। अब आपके सामने मैं गोल्ड को भी डिलीट करता हूँ, देखिए गौर से। ये गोल्ड को भी मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट मार दिया। अब मैं पीछे चला गया हूँ, सॉरी, हमारे पास दो पेयर, एक और पेयर ऐड कर लूँ फिर जाके गोल्ड डिलीट होगा। यूरो USD, इसको मैंने ऐड कर लिया और गोल्ड को मैं चल के आगे डिलीट मारता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। ये डिलीट मार दिया मैंने। तो ये मैं डिलीट कर सकता हूँ और यहाँ से फिर ऐड करना चाहूँ तो ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है? गोल्ड को दोबारा लिखेंगे, आपके सामने इस तरह जो है वो गोल्ड आ जाएगा। ये गोल्ड आ गया, इसको यहाँ से प्लस कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा, सबसे पहला काम। दूसरा काम, जब आप चार्ट पे आते हैं तो चार्ट पे आने के बाद आप क्लिक करेंगे एक दफा चार्ट पे तो आपके सामने इस तरह
सिर्फ फिंगरप्रिंट करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के वो आ जाएंगे। इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता ये। मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं ये अटेंड करता हूँ 1 सेकंड के लिए। जी शेर, सलाम अलैकुम। सेशन है। जी शेर, सलाम अलैकुम। ओके, वेलकम। चले, दोबारा हो गया। मैं इसको कॉल बैक कर लूंगा। तो जरूरी जो है ना वो ये है कि आप सिंगल टच करेंगे तो आपके सामने इस तरह का आइकॉन ओपन होगा। आप इससे टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, 5 मिनट, 15 मिनट वगैरह वगैरह, जैसे यूज करना चाहें। ठीक है, 30 मिनट। आप ट्रेड लेना चाहें तो अपनी ट्रेड भी ले सकते हैं। अब देखिए आप ट्रेड कैसे लेंगे, यहां से हम लॉट साइज चेंज कर सकते हैं। 0.02 रखते हैं तो रख सकते हैं, 0.03 रखते हैं तो रख सकते हैं। लॉट साइज यहीं से चेंज होता है, यहां से भी चेंज हो सकता है, कोई भी सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपना लॉट साइज जो है कम से कम यूज करें। 0.0203 ये इनफ है, इतना यूज किया करें। और उसके बाद जो है क्या करें, अपना ट्रेड जब ओपन करते हैं तो बाय पे जस्ट आपको क्लिक करना होगा, या सेल पे ये हो जाएगा। मैं यहाँ बाय पे क्लिक कर रहा हूँ, ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई मेरी, बाय की यहाँ पे लग गई। एक सवाल था सर, मेरी ट्रेड यहाँ पे माइनस में क्यों फौरन शो होती है? उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे एक वो भी होता है, क्या कहते हैं सरकार, स्प्रेड होती है, जिस स्प्रेड की वजह से ये ट्रेड जो है माइनस में शो होता है। तो इसीलिए जब आप ट्रेड लेते हैं तो वो थोड़ी देर माइनस में होता है, फिर प्रॉफिट में आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो है ये ट्रेड इस तरीके से लगती है। अब ट्रेड का स्टॉप लॉस लगाने का तरीका ये है कि मैं ये जो लाइन है इस पे ऐसे क्लिक करूंगा, एसएल पे क्लिक करूंगा और ऐसे नीचे लेके आऊंगा तो ये एसएल हो जाएगा। इसी तरह टीपी पे क्लिक करूंगा, टीपी को थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा और इसी तरह मेरा एसएल ओटीपी जो है ऑटोमेटिकली ट्रेड के अंदर लग जाएगी। एक तरीका ये है एसएल ओटीपी लगाने का। दूसरा तरीका ये है कि ट्रेड के ऊपर आके इसको थोड़ी देर ऐसे प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ से मॉडिफाई भी करूंगा पोजीशन, तो एसएल ओटीपी में बाद में भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये सिंपल सा यूज है। अपनी हिस्ट्री देखना चाहते हैं ट्रेड की, इस तरीके से इस ट्रेड की हिस्ट्री भी यहाँ से देख सकते हैं। कोई भी फिर इसके बाद सवाल हो तो वो दोबारा पूछ सकते हैं। टाइम नमाज का भी है, कई लोग बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह सेशन जो है कल कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। आज का सेशन जो रिकॉर्ड हमारे पास हो चुका है ये इंशाल्लाह आप सबको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों के लिए बहुत सारी दुआएं। अपना ख्याल रखें, नमाज का टाइम है, अपनी नमाज पढ़ें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कल के दिन 8 बजे से हम आपसे मुलाकात होगी।